अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.7 दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इस वीडियो को बहुत एहतियात से देखना है, तवज्जो से देखना है और कंप्लीट देखना है वीडियो को अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो। और मैं श्योरिटी से आपको कहता हूं कि 90 से 95% तक स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं होती कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्चुअल में है क्या। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करूंगा कि आपके लेवल तक जाके आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं ताकि अगर आप लो से लो या एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आपको समझ में आए, चीज का पता चले कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाह रहा है, ये थ्योरी आपको बताना क्या चाह रही है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अक्सर ना मॉलिक्यूल को ना मोलेकुलर भी बोलते हैं, एक्चुअल में वर्ड ये ठीक है, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ना बोला करें, मोलेकुलर बोला करें, ठीक है ना। तो ये वर्ड ज्यादा बेटर है। देखिए ये थ्योरी है क्या। देखिए इससे पहले आपने पीछे क्या पढ़ा? आपने 5 लॉ पढ़े। नंबर 1 बॉयल्स लॉ, नंबर 2 चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ और फिर ग्राहम्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, वो 5 के 5 लॉ आपको गैस के रिलेटेड ही बता रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम के ऊपर क्या असर है, गैस का प्रेशर के ऊपर क्या असर है, इस तरह की चीजें आपको बताई जा रही हैं उन 5 गैस लॉ में। ये थ्योरी एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले देखें थ्योरी की डेफिनेशन से पहले ना ये थ्योरी देखते हैं कि ये थ्योरी थ्योरी कहते हैं। थ्योरी कहते उस चीज को है जिस चीज में ना दो या दो से ज्यादा साइंटिस्ट ने मिलकर ना एक एक आपको ना बुक की शेप में या आपको एक इस तरह कर लें कि आपको एक मैगजीन की शेप में एक ना आर्टिकल समझाया हो कि देखें ये चीज इस तरह बनी थी, इस तरह मैंने सबसे पहले इस साइंसदान ने बनाई, फिर उसके बाद ये साइंसदान ने इसके अंदर चेंजिंग की, फिर एक और साइंसदान आया उसने इसके अंदर ऐसे चेंजिंग की, फिर उस एक पूरे लिखे हुए पेपर को थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जो कि थ्योरीज आपने अक्सर 9th 10th में बायो में भी थ्योरीज आपने पढ़ी हुई हैं। देखें इंट्रोडक्शन, सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने की? अगर आपको जो कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछता है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है और जो चीजें मैं लिख रहा हूं साथ साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट दिस थ्योरी is presented by Bernoulli। सबसे पहले इस थ्योरी को जो प्रेजेंट किया है ना, सबसे पहले इस थ्योरी को जो इंट्रोड्यूस करवाया, जो बनाया है वो है बर्नौली। ठीक है, बर्नौली का काम क्या है? बर्नौली की कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसने इस थ्योरी को सबसे पहले बनाया था। ठीक है, अब सेकंड फिर क्या हुआ? सेकंड एक और केमिस्ट आया यानी कि साइंटिस्ट आया, उसका नेम था स्टूडेंट्स, उसका नेम था क्लैशियस। क्लैशियस was introduced the kinetic gas equation and also proves all all gas laws from it। देखें सेकंड एक साइंटिस्ट आया क्लैशियस,
इसने क्या किया, इसने ना इस थ्योरी की एक इक्वेशन बनाई, जैसे आपने जर्नल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसने भी एक इक्वेशन बनाई जिसको उसने नाम दिया काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको आप क्लैशियस गैस इक्वेशन भी आप कहते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपने नाम अपने जहन में रखना है क्लैशियस गैस थ्योरी और इक्वेशन, सॉरी। और उसने क्या किया, वो जो 5 लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, ग्राम्स लॉ, इन 5 के 5 लॉ को ना उसने जो काइनेटिक गैस इक्वेशन जो उसने दी है ना क्लासियस ने, उसके ऊपर तमाम को प्रूव करके दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर 3 पे एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्क्राइब द वेलोसिटी ऑफ गैस। एक मैक्सवेल साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, उसने भी इसी थ्योरी को पकड़ा, लेकिन इस थ्योरी के अंदर ना उसने ये कहा कि उसने ये इस थ्योरी के अंदर ये जांचा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो उनकी वेलोसिटी क्या है, आया कि वो कितनी रफ्तार है उनकी, स्पीडली अंदर मूव करते हैं, स्पीडली कोलाइड करते हैं कि स्लो स्पीड से कोलाइड करते हैं। ठीक है, ये मैक्सवेल ने ये कंट्रीब्यूशन दी थी इस थ्योरी में। उसके बाद देखिएगा मैक्सवेल के बाद आया गोल्ड्समैन। गोल्ड्समैन डिस्क्राइब, इसने डिस्क्राइब किया, बयान किया किसको, डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ गैस। इसने गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को डिस्क्राइब किया कि किस गैस के मॉलिक्यूल्स की किस सिचुएशन में उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है या कम होती है। और लास्ट साइंटिस्ट था आपके पास जॉनसन वंडरवॉल। वंडरवॉल के नाम से आप इसको जानते हैं, वंडर वॉल इज मोडिफाइड। मैं मतलब समझाता हूं आपको मोडिफाइड का क्या मतलब है। मोडिफाइड द जनरल गैस इक्वेशन। मोडिफाइड द जनरल गैस इक्वेशन। लेन स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या, आपके पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को ना उसने ना मॉडिफाइड किया। देखिए मॉडिफाइड का मतलब क्या है, एक्चुअल में ना स्टूडेंट्स आपकी ये जो गैस इक्वेशन है ना, जनरल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये किन गैस के लिए सूटेबल है, ये है आइडियल गैस के लिए सूटेबल, नॉट फॉर नॉन आइडियल गैस, जिसे आप रियल गैस भी बोलते हो। ठीक है, लेकिन आपका ये जो साइंटिस्ट था ना, ये केमिस्ट जो था वंडरवाल, इसने ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस जनरल गैस इक्वेशन में ना थोड़ी सी चेंजिंग की। चेंजिंग करने के बाद स्टूडेंट्स उसने एक ऐसी इक्वेशन डिस्क्राइब की, ऐसी इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी जो कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, जिसको आप रियल गैस भी कहते हैं, वो दोनों गैस जो हैं उस इक्वेशन के ऊपर पूरा पूरा उसको ओबे करती है। ठीक है, अभी आपने अपने माइंड में यही चीजें रखनी है। अब देखो इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, इसके बाद आप लिखोगे डेफिनेशन। इस थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, अब यहां से आपका बेसिकली यहां से अब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो शुरू होने लगी है। डेफिनेशन की आपने हेडिंग देनी है। डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा, अपने पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए ना, आप या शॉर्ट आए, हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखें। तो डेफिनेशन आपकी क्या है, द सेट ऑफ पोस्टुलेट्स विच कंप्लीटली डिस्क्राइब, जो कि मुकम्मल तौर पर बयान करें, डिस्क्राइब द कंप्लीटली डिस्क्राइब द आइडियल गैस। या कंप्लीटली डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ आइडियल गैस। आगे यहां पे लिख लें मूवमेंट ऑफ आइडियल गैस। देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी क्या है, ये पेपर में अगर आपको क्वेश्चन है ना, वो इस तरह भी आपसे वो पूछता है, वो कहता है डिस्क्राइब के एम टी। तो के मींस काइनेटिक, एम मैंने मोलेकुलर यानी मॉलिक्यूलर,
टी मैंने थ्योरी। अब ये थ्योरी है क्या? ये सेट ऑफ पोस्टुलेट्स हैं, मफरूजात, अजम्पशंस जिसको आप कहते हो। मफरूजात का एक ऐसा मजमूआ है जो क्या करता है, जो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करता है किसको? आइडियल गैस को। आइडियल गैस के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं या आइडियल गैस की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, आइडियल गैस के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते हैं, आप मूवमेंट्स की जगह प्रॉपर्टी इस तरह में कह सकते हो, विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। आपकी जितनी भी आपकी जो भी आइडियल गैस है ना, वो आइडियल गैस की के अंदर जितनी भी खुसूसियात हैं, ये KMT यानी कि काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी जो है, ये अजम्पशंस का एक ऐसा सेट है जो कि आपकी आइडियल गैस को डिस्क्राइब करता है। आइडियल गैस आपकी किस किस तरह की खुसूसियत रखती है, ये थ्योरी आपको ये बताती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि ये वंडरवाल ऐसा है जो कि नॉन आइडियल गैस को भी, नॉन आइडियल गैस के बारे में भी हमें जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाइड करता है, तब्दील करता है, और फिर हमें बताता है कि जनरल गैस इक्वेशन की मदद से आप नॉन आइडियल गैस को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या नॉन आइडियल गैस भी जनरल गैस इक्वेशन में किस तरह हम उनको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सर आपने अभी इधर लिखा कि आइडियल गैस, देखिए ये फर्स्ट 4 जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने जितना भी काम किया ना, इन्होंने काम किया वो जो 5 लॉ हैं, जो 5 गैस लॉ हैं, उन्होंने आइडियल गैस के ऊपर काम किया। तो अभी तक आप यही समझेंगे कि जो आइडियल गैस का जो बिहेवियर, जिन गैसों का आइडियल बिहेवियर होता है ना, उनको उनको क्या करती है? KMT मतलब काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी जो है, उनको डिस्क्राइब करती है, उस बिहेवियर के बारे में आपको बताती है। ओके स्टूडेंट्स, और बाद में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में कि अगर हमारे पास नॉन आइडियल गैस हो यानी कि रियल गैस हो, तो उस पर फिर ये KMT काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी जो है वो किस तरह पूरा पूरा उतरती है, या उसको किस तरह ये एक्सप्लेन करती है, बयान करती है। अब देखें, अब आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, पेपर में मैंने पहले आपको कहा, पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब KMT काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, या आपको इस तरह कर सकता है डिस्क्राइब द पोस्टुलेट्स ऑफ KMT। तो दोनों चीजें सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके पोस्टुलेट देखते हैं। पोस्टुलेट का दूसरा वर्ड जो आ सकता है अजम्पशंस, मफरूजात, मफरूजों के ऊपर बात होने लगी है, ठीक है ना। तो थ्योरी जो है, थ्योरी आपकी पहले मफरूजों के ऊपर बेस करती है, फिर उसमें एक्चुअली तौर पे असल में फिर उसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उस थ्योरी को सही प्रूव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसके पोस्टुलेट्स। तो मैं यहां पे हेडिंग देता हूं आपकी पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स। अब ये आपके पास 8 पोस्टुलेट्स हैं। अब आपने ध्यान से इनको ना अंडरस्टैंड करना है। तो नंबर 1, ये काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, इसका नंबर वन मफरूजा आपके पास क्या है? नंबर 1 मफरूजा आपके पास ये है स्टूडेंट्स कि द गैस, कि जो भी गैस हो, द गैस हैज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड molecules like नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में आपके पास क्या आ जाता है? नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गोन, जीनोन। देखें, ये थ्योरी का नंबर 1 मफरूजा क्या है? नंबर 1 मफरूजा ये है कि ये थ्योरी गैस के ऊपर नहीं अप्लाई करती, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करेगी। कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, कितना वो मूव कर रहे हैं, कितनी उनके अंदर एनर्जी कितनी पाई जा रही है, उनका वॉल्यूम कितना है, उनका प्रेशर कितना है, उनका टेम्परेचर कितना है। एक्चुअल में ये गैस के मॉलिक्यूल की बात हम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर 1 आपका मफरूजा ये हुआ। तो सेकंड क्या आपके पास होगा, देखिएगा जरा ध्यान से आप। सेकंड आपके पास जो पोस्टुलेट होगा वो होगा द मूवमेंट ऑफ गैस molecules is random, so they collide with each other and with walls of container, with walls of
कंटेनर। देखिए सेकंड आपका मफरूजा क्या है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, इनके अंदर जो मूवमेंट होती है, इनकी जो हरकत होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, इनकी हरकत रैंडम होती है। और जैसे ही एक दूसरे से ये रैंडम, क्योंकि इनकी हरकत रैंडम होती है, बिलतरतीब होती है, ये एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे से तो ये कोलाइड करते ही हैं, लेकिन वाल्स ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखिएगा, ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास ये देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स, इनकी जो मूवमेंट है ना, इनकी जो हरकत है, ये एक डायरेक्शन में नहीं है, आया कि ये लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, फॉरवर्ड भी नहीं, बैकवर्ड भी नहीं, ये अपनी मर्जी से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ कहीं पे भी मूव करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता है अगर इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है मूव करने की, तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ तो ये कोलाइड करेंगे ही, लेकिन वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता कि केमिस्ट्री में कंटेनर का क्या मतलब है। देखें, कंटेनर कहते हैं एक बॉक्स को, आपके पास वो जिस मर्जी शेप का बॉक्स हो, ठीक है, वो बॉक्स आपका सिलेंडर शेप का भी हो सकता है, किसी भी शेप का आपके पास हो सकता है, तो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराएंगे। नंबर 3 आपके पास, नंबर 3 आपके पास पोस्टुलेट क्या होगा, मफरूजा क्या होगा, अजम्पशन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 3, देर आर वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स। अब ये ना चीज को समझिएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है ज्यादा होती है या कम होती है स्टूडेंट्स, ज्यादा होती है। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। इसके निस्बत लिक्विड में जो स्पेस होती है वो गैस के मॉलिक्यूल से कम होती है, और सॉलिड में आपको पता है गैस के सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते ही एक दूसरे से करीब करीब जुड़े होते हैं। उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल देखें इस तरह, ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे यहां से इस तरह इतना इतना, मतलब मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूं कि इतना इतना इनमें गैप होता है, इतना इतना इनमें डिस्टेंस होता है। एज कंपेयर टू लिक्विड, तो लिक्विड के दरमियान ऐसे इतना सा गैप होगा, देखें आप, गैस की निस्बत थोड़ा है। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है, गैस के पार्टिकल्स उसमें ऐसे जुड़े होते हैं, देखें ये इस तरह। तो तीनों में आप फर्क महसूस कर रहे हैं ना कि सबसे थोड़ा किस में है, डिस्टेंस, यानी कि स्पेस सॉलिड में। अब इसके बाद हम 4 नंबर अपनी अजम्पशंस को देखते हैं या पोस्टुलेट्स को देखते हैं। तो 4 नंबर हमारे पास पोस्टुलेट क्या आ जाएगी, नंबर 4 हमारे पास आएगी, व्हेन दे collide when they collide each other, जब ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, दे exert, exert का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं, दे exert प्रेशर। देखें स्टूडेंट्स एक बात देखें, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, बनाना, प्रेशर को बनाना। देखें जब गैस के मॉलिक्यूल्स चाहे कंटेनर में हो चाहे सिलेंडर में हो, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, क्योंकि इनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन है, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो स्टूडेंट्स ये प्रेशर को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप घर में सिंपल बलून लें, गुब्बारा लें, उसके अंदर हवा भरते जाएं, जैसे ही आप हवा भरोगे आपको पता है वो गुब्बारा जो है उसका साइज वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि अगर आपने इतनी ज्यादा उसके अंदर गैस भर दें तो वो गुब्बारा जो है, वो बलून जो है वो फट भी जाता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वो प्रेशर उसके अंदर इतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स का हो गया कि वो जो बलून की जो दीवारें हैं ना, बलून की जो वाल्स हैं, वो उसको बियर नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस वजह से वो बलून फट गया। इसी तरह जब इस कंटेनर के अंदर स्टूडेंट्स फर्ज करें, ये कंटेनर है ना, तो इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स, लानत यार, गैस के मॉलिक्यूल्स हालांकि ये बहुत ज्यादा वक्फे पे हैं, फासले पे हैं, लेकिन ये जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद ये कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे ना, तो इनके दरमियान जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यही बात यहाँ पे मफरूजा है, ये थ्योरी भी हमें यही कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। अब नंबर 5 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। ये इसको मैंने ऐसे देखे डब्बा बना दिया है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। दे हैज
नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इस वजह से आप मुझे बताएं उनमें क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसमें? अगर होगी भी तो बहुत ही ज्यादा वीक होगी। ये मैंने जब आपको इसी चैप्टर के स्टार्ट में जब कंपैरिजन बताया था ना सॉलिड, लिक्विड और गैस का, मैंने उसमें आपको बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, आपका मतलब जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप कह सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अब नंबर 6, मैंने इसको ये आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझना चाहते हो ना स्टूडेंट्स, आपने इस पॉइंट को नहीं भूलना कभी भी, इस पोस्टुलेट को नहीं कभी भूलना। नंबर 6 ये भी जो मैं बताने लगा हूं इसके ऊपर भी मैं ऐसे ये देखें बॉक्स बना देता हूं। नंबर 6 ये देखें, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस is very negligible as compared to as compared to volume of container। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ना यहाँ से आपने एक बात बतानी है। मुझे एक बात बताएं, एक कंटेनर के अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फासले पे हैं, तो एक बात मुझे बताइएगा उनके अंदर वॉल्यूम कितना होगा? ये बात को जरा सोचें। मैं यहाँ पे पिक बनाता हूं, ये देखिएगा। ये मेरे पास ना क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर ना गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं। अब ये मैं कहता हूं इसका वॉल्यूम जो है वो 10 dm3 है, डेसीमीटर यानी कि 10 लीटर है इसका वॉल्यूम। मुझे बताओ क्या इस कंटेनर के अंदर 10 लीटर गैस है? क्या इस कंटेनर के अंदर 10 लीटर गैस है? एक बात को ऐसे देखो, अगर आपके पास लीटर की बोतल हो, मैं कहता हूं इस लीटर की बोतल के ये जो लीटर की बोतल है ना यानी कि 1 dm3 1 लीटर होता है। ये जो लीटर की बोतल है इसके अंदर मुझे बताओ गैस कितनी है? चाहे वो लीटर की बोतल बोतल जो वो कोक की है, पेप्सी की है या जिस मर्जी ब्रांड की है, मुझे बताओ इसके अंदर गैस क्या 1 लीटर की होगी? नहीं स्टूडेंट्स। अगर आप बोतल को ओपन करोगे तो वो गैस जो है हल्की सी गैस बिल्कुल बाहर आती है, पूरा जो उसके अंदर बाकी लिक्विड मौजूद होता है। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं कि इस जो बोतल के अंदर जो गैस है वो गैस आपके पास 1 dm3 है। ऐसा ही है ना, 1 लीटर है इसके अंदर गैस है। क्योंकि हम उसको 1 इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो जो बोतल है उसका साइज क्या है, उसका साइज 1 लीटर है। तो हम बोतल के साइज को भी अंदर मेजर कर लेते हैं जब हम गैस के साइज को बताना लगते हैं या गैस के वॉल्यूम को बताने लगते हैं। अब ये कंटेनर का एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? एक्चुअल वॉल्यूम कंटेनर का जो है वो 10 dm3 है, 10 डेसीमीटर पर क्यूब है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 10 मीटर पर क्यूब है, तो ये आप 10 डेसीमीटर पर क्यूब है, तो ये आप गलत कह रहे हो। गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आप इकट्ठा करोगे ना, क्योंकि ये ज्यादा फासले पर होते हैं ना, ज्यादा फासले पर होते हैं, इस वजह से हमें बिखरे हुए नजर आते हैं, इस वजह से हमें ज्यादा भरे हुई नजर आती है, वो स्पेस भरी हुई नजर आती है। लेकिन जब हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर लें एक एक वाल की ना, इस कंटेनर की वाल के एक तरफ इन सब गैस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लेना, तो आपको वॉल का 1/4 से भी कम हिस्सा जो है वो नजर आएगा भरा हुआ, बाकी सारा कंटेनर आपको खाली नजर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए आप ये यहां से देख सकते हो कि अगर फर्ज कर लें मैं इसको साइड पे कर लिया, वॉल की एक साइड पे मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को कर लिया, वो आया 0.00001 डेसीमीटर पर क्यूब। लेकिन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो पीछे कितना है, 9.77 डेसीमीटर पर क्यूब। अब मुझे बताएं कि जो एक्चुअल में कंटेनर का वॉल्यूम है वो 9 पॉइंट कुछ है, लेकिन जो गैस का वॉल्यूम है वो 0.001 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये नेग्लिजिबल नहीं है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? कंटेनर के वॉल्यूम की निस्बत कितना थोड़ा है, तो इसको आप कहोगे वेरी नेग्लिजिबल है, कि आप इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, मद्देनजर ही नहीं रखोगे इसको अपने नजर में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड है। इन दोनों पासवर्ड को अगर आपने केएमटी को समझना है तो इन दोनों पासवर्ड को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब नंबर 7 की बात करते हैं। अब नंबर 7 आपके पास क्या आ जाता है, देर इज नो gravitational force on
8, यानी कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपने फिजिक्स में ना एक टर्म पढ़ी हुई है न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि मैंने भी आपको समझाई है, F इज इक्वल टू एम ए। ये हमें क्या बताता है? ये F इज इक्वल टू एम जी भी आप कैसे कह सकते हैं। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता रहता है, ग्रेविटी, जमीन उसको कशिश की फोर्स देती है, अपनी तरफ खींचती है। अब मुझे बात बताओ कि जमीन गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है? नहीं खींचती। वजह, अगर जमीन गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचे ना, तो आपको पता है हमारी एयर के अंदर कितनी गैसेस मौजूद हैं, तो वो तमाम गैसेस को एयर अपनी तरफ खींचे और वो गैसेस हमारी जमीन के ऊपर लेट जाए, यानी कि हमें वो जमीन के ऊपर पड़ी हुई नजर आए। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ना, तो अगर हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन की कशिश की फोर्स उस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच ले और खींच के उसको अपने साथ ऐसे जमीन के ऊपर मतलब रख दे सारी उस गैस को, तो आप कहां से लोगे सांस? ठीक है, बात को अंडरस्टैंड करें। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती नहीं है, होती ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है। अब आप कहोगे ये क्यों नहीं होती? देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो भारीपन है ना, जो डेंसिटी है, वो बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो जिस चीज की डेंसिटी कम होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन की कशिश की फोर्स उसको कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती। बात को अंडरस्टैंड किया? इस वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी गैस के मॉलिक्यूल्स पर नहीं होती। और आपको पता है कि ये जो 7th और 8 आपके पास अजम्पशन है, ये 7th और 8 अजम्पशन पहले क्लासियस ने भी नहीं दी, ये 7th और 8 अजम्पशन हमें मैक्सवेल ने दी थी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब 8 वाली अजम्पशन को भी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसको भी मैं ऐसे बॉक्स बनाने लगा हूं, फिर मैं पहले इसको बताता हूं, फिर मैं समझाऊंगा। 8 यानी कि 3 अजम्पशन ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस molecules is directly proportional to absolute temperature। जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको सिलेंडर में, कंटेनर में नजर आ रही हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी नहीं आपने पढ़ी हुई। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं ऑन केल्विन स्केल, तो याद रखिएगा ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि आपने चार्ल्स लॉ में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ओके स्टूडेंट्स, कहता है ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? फिजिक्स में भी आपने पढ़ता है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना, मूव करता है, तो मूव करते हुए उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऐसा ही है। तो वो यही कहता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब कंटेनर के अंदर मूव करते हैं ना, मूव करते हैं तो इसका मतलब है इनके अंदर मोशन है। मोशन है तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कहता है ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि मतलब क्या है? अगर आप एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर, उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो हाई किए जाते हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, याद रखना उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। ये जब प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, जब मैंने आपको आर्टिकल टॉपिक समझाया था, मैंने उसमें भी आपको ये बोला था कि प्रेशर कब बनता है? जब आप इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो। तो कंटेनर के अंदर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, प्रेशर डेवलप हुआ। जैसे ही प्रेशर डेवलप हुआ, तो इसका मतलब है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वो मोशन में आएंगे, हरकत में आएंगे। जैसे ही वो हरकत में आएंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, प्रोड्यूस होगी। या वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, या वो काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा करोगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पैदा होगी। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम प्रोड्यूस होगी। मैं एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं। ये देखिएगा, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह है। तो मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ऑन केल्विन मैंने ऑन केल्विन रखा, लें जी 30 केल्विन। जैसे ही 30 से मैं 40 केल्विन करूंगा ना, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्पीडली मूव करना शुरू हो जाएंगे। देखिए मूव को समझिए, अभी वो कोलाइड नहीं किए,
पहले चीज मूव करती है, फिर कोलाइड करती है, फिर प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद आपको यह पता चलता है कि वो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, आया कि ज्यादा प्रोड्यूस हुई है कि कम प्रोड्यूस हुई है। तो स्टूडेंट्स एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे ही मैंने केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज किया ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट थी, जो मोशन थी, वो इंक्रीज हुई। जैसे ही मोशन इंक्रीज हुई तो प्रेशर जो है वो बढ़ा। 30 केल्विन से 40 केल्विन पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर ज्यादा हुआ तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से हरकत करेंगे, और जितनी तेजी से वो हरकत करेंगे, याद रखेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम। इसको रिवर्स कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका कम। ये 8 पास्टुलेट्स, इनमें से 5, 6 और 8, ये 3 पास्टुलेट्स ऐसे हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन चीजों को समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए। अभी ये थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये थ्योरी चलती जा रही है। अभी तो आपने क्या करना है, अभी आपने वो जो 5 आपने लॉज पढ़े हैं ना, उन 5 लॉज को इन तमाम पास्टुलेट्स के ऊपर रख के जरा साबित करना है कि वो आया कि हमने जो जितनी भी थ्योरीज में हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं, क्या वो इक्वेशंस ठीक बनी हैं कि गलत बनी हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमने जनरल गैस इक्वेशन बनाई है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या वो हमने ठीक बनाई थी कि गलत बनाई थी। एक्चुअल में काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को प्रोड्यूस करने का, बनाने का, इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव ही यही था, मेन मकसद ही यही था कि हम ये देखना चाहते थे कि जितने भी हमने गैस लॉज दी हैं, जो हमने 5 गैस लॉज दी हैं, वो एक्चुअल में ठीक भी हैं कि गलत हैं। ओके स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा मैं दोबारा बता देता हूं। डिस्क्राइब केएमटी, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, या डिस्क्राइब द पास्टुलेट्स ऑफ केएमटी। तो आप इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर उसके बाद ये 8 पास्टुलेट्स लिखेंगे और क्लोज कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।